प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। मेरा नाम है विनीत कुमार। हम सभी आज की क्लास फिर से पढ़ेंगे RWS सिविल सर्विसेज चैनल पर, जैसा हमेशा पढ़ते हैं। गुड इवनिंग है आप सभी को। रोशनी, सरोज, शिवम, रिंका, आकाश, आदित्य। ठीक है बच्चों, सभी का स्वागत है। आज फिर हम पॉलिटी ही पढ़ेंगे। पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप जानते हो, एम लक्ष्मीकांत बुक के आधार पर हम लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, सिविल सेवा परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। ठीक है बच्चों। रोशनी, अमन, आकृति, शिफा, SK, अभी, आप सभी का स्वागत है बच्चों। सभी को गुड इवनिंग। आप जानते हैं कि हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक कक्षा हमारी हो चुकी है जिसमें हमने राष्ट्रपति के पद से संबंधित कई सारे प्रावधान जो हैं पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति को अनेक प्रकार की शक्ति उपलब्ध है, संविधान में उनको दी गई है, और वो शक्तियां जो हैं संविधान के अलग अलग भागों में, अलग अलग अध्यायों में और अलग अलग अनुच्छेदों में बिखरे हुए रूप में है। ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ने वाले हैं, और वो किसी एक भाग या किसी एक अध्याय तक सीमित नहीं है। ठीक है। राष्ट्रपति की शक्तियां आज हम पढ़ेंगे, और कुल मिला के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे आज हम दूसरी क्लास जो है वो अटेंड कर रहे हैं वर्तमान में, पार्ट 2, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्ट 2। ठीक है। कुल मिला के 39th कक्षा आज हमारी है। एक कक्षा और लगेगी हमारी राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है। तो 3 क्लासेस में टोटल हम जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से संबंधित सभी संवैधानिक प्रावधानों को पढ़ लेंगे, उनका एनालिसिस हम लोग कर लेंगे। ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां व कर्तव्य। राष्ट्रपति की शक्तियां व कर्तव्य, पावर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार की शक्ति जो है भारत के संविधान के अंतर्गत दी गई है, जैसे कार्यकारी शक्ति यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर। इसके अलावा विधायी शक्ति यानी लेजिस्लेटिव पावर भी राष्ट्रपति को है, जैसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है। वित्तीय क्षेत्र में भी कई सारी शक्तियां जो हैं वो राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, जैसे धन विधेयक जो है उनकी पूर्व अनुमति के बिना पेश नहीं हो सकता। वही जो है संसद के दोनों सदनों में बजट को रखवाते हैं, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण को रखवाते हैं। इसके अलावा उनके पास न्यायिक शक्तियां भी हैं। न्यायिक शक्तियां भी हैं, न्यायिक नियुक्तियां वो करते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियां वही करते हैं। कूटनीतिक शक्तियां भी हैं उनके पास, डिप्लोमेटिक पावर्स। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संधियां वगैरह की जाती हैं उनमें उन्हीं के नाम से वो की जाती हैं, हस्ताक्षरित। ठीक है। हालांकि बाद में उस पर पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना होता है, संसद के द्वारा उनको रेटिफाई किया जाना होता है। तो कूटनीतिक शक्तियां हैं, उनकी चर्चा करेंगे डिटेल में, डिप्लोमेटिक पावर्स। इसके अलावा उनके पास सैन्य शक्तियां हैं। भारत के सशस्त्र बलों के वो सर्वोच्च कमांडर होते हैं, सुप्रीम कमांडर। ठीक है। तो सैन्य शक्तियां उनके पास हैं। युद्ध की घोषणा करने की शक्ति, युद्ध को समाप्त करने संबंधी घोषणा करने की शक्ति उनके पास है। हालांकि वो पार्लियामेंट बाय लॉ उसको रेगुलेट करती है, लेकिन राष्ट्रपति के पास काफी सारी सैन्य शक्तियां हैं, मिलिट्री पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसके अलावा उनके पास आपातकालीन शक्तियां हैं, ये भी हम पढ़ ही चुके हैं। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। ठीक है बच्चों। तो राष्ट्रपति की शक्तियां जो हैं वो विभिन्न प्रकार की हैं, काफी वाइड रेंजिंग पावर्स हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। ठीक है। कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। ठीक है बच्चों। तो इन्हीं को पढ़ते हुए हम 1 बाय 1 आगे बढ़ेंगे।
सबसे पहले देख लेते हैं राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर्स। ठीक है, भारत सरकार के सभी शासकीय कार्य यानी कि एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो हैं भारत सरकार के, वो राष्ट्रपति के नाम से लिए जाते हैं। भारत सरकार के जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं वो राष्ट्रपति के नाम से लिए जाते हैं। और ये जो जानकारी है ये भारत के संविधान के आर्टिकल 77 में है। ठीक है बच्चों, भारत सरकार के सभी शासकीय कार्य यानी एग्जीक्यूटिव एक्शन राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। क्लियर है। प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है, प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह भी राष्ट्रपति की एक कार्यकारी शक्ति है और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद को धारण करते हैं। ठीक है, कई सारी नियुक्तियां जो करी जाती हैं वो उनमें से ज्यादातर नियुक्तियां राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। जैसे महान्यायवादी की नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति, संघीय सरकार के सबसे बड़े न्यायिक सलाहकार यानी विधि संबंधी मामलों में जो सलाहकार होते हैं उनकी नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है आर्टिकल 76 के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक। इसके अलावा कैग की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, वित्त आयोग का गठन और वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, ये सभी जो है नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये सभी नियुक्तियां करी जाती हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो प्रधानमंत्री से कोई भी सूचना मांग सकता है। कोई भी सूचना यानी किस तरह की सूचना? संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित सूचना यानी संघ के प्रशासन से संबंधित सूचना, और इसके अलावा कोई भी प्रस्ताव जो सरकार लाना चाह रही हो विधायन के लिए। ठीक है, यानी कोई ऐसा प्रपोजल जो सरकार लाना चाह रही हो विधायन के लिए, ठीक है, उसके बारे में। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन, संघ के प्रशासन से संबंधित कोई भी बात, कोई भी सूचना जो है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मांग सकता है। ये राष्ट्रपति का संवैधानिक अधिकार है और वो सूचना राष्ट्रपति को उपलब्ध कराना ये प्रधानमंत्री का संवैधानिक दायित्व है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर है बच्चों? तो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां हम देख रहे हैं, जिनमें से कुछ तो आपके सामने है। कई सारी नियुक्तियां जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। अन्य कार्यकारी शक्तियां देख लेते हैं। राष्ट्रपति की अन्य कार्यकारी शक्तियां, आज की क्लास में राष्ट्रपति की शक्तियां ही हम देखने वाले हैं और पूरी क्लास अटेंड करके आपको ऐसा लगेगा कि कितनी ज्यादा शक्तियां जो है भारत के संविधान ने भारत के राष्ट्रपति को दी हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को शक्ति है कि किसी मंत्री के निर्णय को मंत्री परिषद के विचारणार्थ उसके समक्ष वो रखवा सकता है। इसको ऐसे समझते हैं कि अगर किसी इंडिविजुअल मंत्री ने कोई फैसला ले लिया है, प्रशासनिक फैसला, और उसको उस फैसले पर मंत्री परिषद ने अभी विचार नहीं किया है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को यह निर्देश दे सकते हैं कि उस मंत्री द्वारा लिए गए उस फैसले को विचारण के लिए मंत्री परिषद के सम्मुख रखा जाए। ठीक है, यानी किसी मंत्री के निर्णय को मंत्री परिषद के विचारणार्थ मंत्री परिषद के समक्ष रखा जाए, इस संबंध में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को निर्देश दे सकते हैं। इसके अलावा अन्य पिछड़े वर्गों की स्थिति से संबंधित कोई इंक्वायरी, कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए
राष्ट्रपति जो है एक आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं, एक आयोग का गठन कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो आयोग का गठन किया जाता है ये किया जाता है आर्टिकल 340 के अंतर्गत। और ये जो आयोग है ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से अलग है। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो आर्टिकल 338 बी में है, 338 बी। ठीक है, वो एक परमानेंट आयोग है, स्थायी आयोग है। ठीक है, ये आयोग अलग है, ये आर्टिकल 340 में है, ये अस्थायी होता है, ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग का गठन कर सकता है राष्ट्रपति जब भी वो चाहे। और इसी के अंतर्गत रोहिणी आयोग का गठन किया गया था कुछ समय पहले, आपने शायद इसका नाम सुना हो, रोहिणी आयोग। ठीक है बच्चों, रोहिणी आयोग, रोहिणी आयोग का गठन किया गया है किस संबंध में? ओबीसी कैटेगरीज के सब कैटेगराइजेशन के लिए, उसके संबंध में विचार करने के लिए, उसके संबंध में रिकमेंडेशन देने के लिए। ओबीसी कैटेगरी का सब कैटेगराइजेशन यानी ओबीसी श्रेणी का उप श्रेणीकरण। ठीक है, तो उस संबंध में सुझाव देने के लिए रोहिणी आयोग का गठन किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आर्टिकल 340 के अंतर्गत। और रोहिणी जो है वो दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। ठीक है, वो एक रिटायर्ड जज हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा राष्ट्रपति को क्या शक्ति है? राष्ट्रपति जो है अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। और ये जो बात है ये है आर्टिकल 263 में। आर्टिकल 263 में। और इस शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति ने किया भी है। 1990 में जो है इंटर स्टेट काउंसिल अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जा चुका है वीपी सिंह सरकार के द्वारा। उस समय जो राष्ट्रपति थे उन्होंने आर्टिकल 263 के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया था, केंद्र राज्य संबंधी मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए और राज्य और राज्यों के बीच में मुद्दों पर विचार विमर्श, समन्वय और सहयोग स्थापित करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकता है, ये राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति है। इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो राष्ट्रपति के द्वारा ही चलाया जाता है, सीधे अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से, एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज का तो प्रशासन जो है वो प्रशासकों के माध्यम से, यूनियन टेरिटरीज का प्रशासन प्रशासकों के माध्यम से राष्ट्रपति के द्वारा ही चलाया जाता है। और ये प्रशासक जो हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, और ये जो बात दी गई है ये दी गई है आर्टिकल 239 में। आर्टिकल 239। यूनियन टेरिटरीज का प्रशासन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है प्रशासकों के माध्यम से, और इन प्रशासकों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा भारत के संविधान के अंतर्गत जो अनुसूचित क्षेत्र हैं यानी शेड्यूल्ड एरियाज और जनजातीय क्षेत्र हैं यानी ट्राइबल एरियाज, उनके प्रशासन के संबंध में भी राष्ट्रपति को शक्ति है। ठीक है, यहां तक कि अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को है। शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड एरिया, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल्ड एरिया घोषित करने की जो शक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र जो है शेड्यूल्ड एरियाज
और जनजातीय क्षेत्र इनके प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है, कार्यकारी शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर। वीपी सिंह का पूरा नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है शिवम जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो ये देखिए आपने राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां। ठीक है, अब हम देखेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब आप सब बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत की संसद में कौन कौन आता है। ठीक है, भारत की संसद में कौन कौन आता है आर्टिकल 79 के अंतर्गत, आर्टिकल 79 के अंतर्गत। आर्टिकल 79 के अंतर्गत भारत की संसद में कौन कौन आता है। बिल्कुल सही जवाब दिया कीर्ति ने, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वेरी गुड, न्यू करियर की तरफ से भी राइट आंसर आया है। ठीक है, आदित्य कुमार राइट आंसर, शुक्ला जी राइट आंसर। ठीक है, तो यहां पे बात यह है कि भारत की जो संसद है, भारतीय संसद, वो आर्टिकल 79 के अंतर्गत जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। किरण जैन आपका आंसर बिल्कुल सही है, आकृति आपका आंसर भी सही है। ठीक है, तो वही बात यहां पे हो रही है कि आर्टिकल 79 के अंतर्गत भारत की जो संसद है उसमें आते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो यही बात है कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की शुरुआत यहीं से हो जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो भारत की संसद के अभिन्न अंग हैं। भारत की जो संघीय विधायिका है, यानी भारत की जो संसद है, उसके अभिन्न अंग हैं राष्ट्रपति। तो यहीं से राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का आधार तैयार हो जाता है। ठीक है, डोली जी आपका आंसर भी बिल्कुल सही है, रिंका आपका आंसर सही है, प्रभाकर जी आपका भी आंसर सही है। सभी बच्चों ने आर्टिकल 79 काफी अच्छे से पढ़ा है, और खास तौर पे यूपी पीसीएस परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में पॉलिटी के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में शामिल है ये प्रश्न कि संसद में कौन कौन आता है। ठीक है, कई बार रिपीट हो चुका है यूपीपीसीएस में ये प्रश्न। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की हम बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग है, और ये बात जो है आर्टिकल 79 में दी गई है। संसद का अर्थ है लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, इसके अलावा संसद की बैठक बुलाना, संसद का सत्र बुलाना, संसद का सत्र बुलाना, संसद का सत्र समाप्त करना और लोकसभा को विघटित करना, ये जो है राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। ठीक है, संसद का सत्र बुलाना, संसद का सत्रावसान करना और लोकसभा का विघटन करना, ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। आर्टिकल 85, आर्टिकल 85। ठीक है बच्चों, इसके अलावा संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाना, अगर किसी विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा के बीच डेडलॉक की स्थिति बन जाए, डेडलॉक की स्थिति बन जाए, तो राष्ट्रपति जो है वो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, और ये जो अधिकार है ये है आर्टिकल 108 के अंतर्गत। आर्टिकल 108
और बताइए इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? जल्दी से बच्चे कमेंट करके बताएंगे। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा का सिर्फ सत्र बुलाया जा सकता है और उसका सत्रावसान किया जा सकता है, जो शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस। उसको डिसोल्व नहीं किया जाता, उसको भंग नहीं किया जाता, उसको विघटित नहीं किया जाता। ठीक है बच्चों, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाना जो है वो शक्ति है राष्ट्रपति की, और इसकी अध्यक्षता जो करता है वो करता है लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर। वेरी गुड बच्चों, काफी बच्चों का सही आंसर है लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, इसके अलावा प्रत्येक चुनाव के बाद जब नई लोकसभा का गठन होता है तो उस समय संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं भारत के राष्ट्रपति, ये उनका अधिकार है। और इसके अलावा प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में जब पहली बार अधिवेशन होता है तो वहां पे भी वो संबोधित करते हैं। ठीक है, यानी प्रत्येक चुनाव के बाद और प्रतिवर्ष संसद का जो प्रथम अधिवेशन होता है उसको संबोधित करने का अधिकार जो है वो भारत के राष्ट्रपति को है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है। क्लियर है बच्चों? और ये जो है आर्टिकल 87 के अंतर्गत है। आर्टिकल 87। आर्टिकल 87। आर्टिकल 87। इसके अलावा राष्ट्रपति को शक्ति है कि अगर लोकसभा स्पीकर का पद खाली है यानी वैकेंट है, और उप स्पीकर का पद भी खाली है यानी कि वैकेंट है, तो लोकसभा के किसी सदस्य को लोकसभा की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, और ये जो शक्ति है लोकसभा के संदर्भ में ये दी गई है आर्टिकल 95 में। आर्टिकल 95 में। ठीक है बच्चों, जब स्पीकर का पद खाली हो यानी वैकेंट हो और डिप्टी स्पीकर का पद भी खाली हो तो लोकसभा के किसी सदस्य को लोकसभा की अध्यक्षता करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है आर्टिकल 95 के अंतर्गत। और इसी तरह की शक्ति जो है वो राज्यसभा के संबंध में भी राष्ट्रपति को दी गई है। ठीक है, लोकसभा के संबंध में भी ये शक्ति है राष्ट्रपति को, और राज्यसभा के संबंध में भी यही शक्ति है राष्ट्रपति को। ठीक है बच्चों, जब लोकसभा स्पीकर का पद खाली हो यानी वैकेंट हो, कोई भी व्यक्ति ना हो स्पीकर के पद पर, और डिप्टी स्पीकर का पद भी खाली हो, कोई भी व्यक्ति ना हो डिप्टी स्पीकर के पद पर, तो उस समय लोकसभा की अध्यक्षता करने के लिए लोकसभा के सदस्यों में से ही किसी सदस्य को नियुक्त कर सकता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है बच्चों, और ये जो बात है शक्ति है ये आर्टिकल 95 के अंतर्गत दी गई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और शक्ति देख लेते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की विधायी शक्तियां। ये तो आप जानते ही होंगे कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामांकित करने की शक्ति है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन कर सकता है। ठीक है, और ये जो 12 सदस्य आएंगे ये आएंगे किस किस क्षेत्र से हो सकते हैं? ये साहित्य से हो सकते हैं,
ये कला से हो सकते हैं, ये विज्ञान से हो सकते हैं, और ये समाज सेवा से भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, इन चार क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या विशेष अनुभव रखने वाले लोगों में से 12 लोगों को राज्यसभा में सदस्य नामांकित कर सकता है भारत का राष्ट्रपति। ये उसका अधिकार है। या तो ये स्पेशल नॉलेज रखते हो या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हो, या तो विशेष ज्ञान रखते हो या तो व्यवहारिक अनुभव रखते हो। ठीक है, किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में यानी लिटरेचर, कला के क्षेत्र में यानी आर्ट, साइंस यानी विज्ञान, और सोशल सर्विस यानी कि समाज सेवा। इन चार क्षेत्रों में स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखने वाले व्यक्तियों में से राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन कर सकता है। यह राष्ट्रपति का अधिकार है, विधायी शक्ति है राष्ट्रपति की। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर। समाज सेवा, सोशल सर्विस। ठीक है बच्चों, इसके अलावा संसद सदस्यों की निर्हता के प्रश्न पर निर्णय लेता है राष्ट्रपति। ठीक है, यानी भारत के संविधान का जो आर्टिकल 102 है, आर्टिकल 102, उसमें कुछ ऐसे आधार दिए गए हैं जिसके आधार पर संसद सदस्य की सदस्यता छीनी जा सकती है। ठीक है, जैसे वो किसी लाभ के पद पर हो, वो अनसाउंड माइंड का हो। ठीक है, ऐसा किसी कोर्ट ने उसको घोषित किया हो। ठीक है, इसके अलावा वो भारत का नागरिक न हो या भारत की नागरिकता उसने त्याग दी हो। ठीक है, तो इस तरह के कई सारे आधार दिए गए हैं भारत के संविधान के आर्टिकल 102 में। तो आर्टिकल 102 में जो आधार दिए गए हैं उसके आधार पर क्या कोई सांसद संसद का सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य हो गया है या नहीं, इस संबंध में फैसला करता है भारत का राष्ट्रपति। और इस संबंध में वो भारत के चुनाव आयोग से कंसल्ट करता है और चुनाव आयोग की अनुशंसा के आधार पर ही निर्णय लेता है। ठीक है, और चुनाव आयोग से विचार विमर्श करना और चुनाव आयोग की सलाह पर ही इस संबंध में निर्णय लेना, ये जो शक्ति है, ये जो बात है, ये है आर्टिकल 103 में। ठीक है बच्चों, तो ये जो बात है ये आर्टिकल 102 और आर्टिकल 103 से संबंधित है। 102 में वे आधार दिए गए हैं जिसके आधार पर किसी की संसद सदस्यता जा सकती है राष्ट्रपति के माध्यम से, और ये जो शक्ति है राष्ट्रपति की, ये है आर्टिकल 103 में। चुनाव आयोग से कंसल्ट करेगा वो, और चुनाव आयोग जो भी उसको सुझाव देगा उसके अंतर्गत ही, उसके अनुसार ही राष्ट्रपति जो है फैसला लेंगे किसी संसद सदस्य की अयोग्यता, निर्योग्यता या निर्हता के संबंध में, कि क्या उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए या नहीं। ठीक है, बिल्कुल आम लोग हो सकते हैं शिवम जी। ये 12 जो व्यक्ति हैं ये कोई भी हो सकता है, बस दो ही कंडीशन है कि उनको स्पेशल नॉलेज हो या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो इन चार क्षेत्रों में, साहित्य में, कला में, विज्ञान में और समाज सेवा में। ठीक है, तो वो कोई भी हो सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, कोई विशेष कंडीशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। ठीक है बच्चों, कुछ प्रकार के विधेयक भारत के संविधान के अंतर्गत ऐसे हैं जो केवल राष्ट्रपति की अनुमति से ही रखे जा सकते हैं, जो केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश हो सकते हैं संसद में। और कुछ विधेयक तो ऐसे हैं जो राज्य की विधायिका में भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे
नए राज्य का गठन करने संबंधी विधेयक, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने संबंधी विधेयक, इसके अलावा धन विधेयक, ठीक है, कोई ऐसा विधेयक जो भारत की संचित निधि पर व्यय को भारित करता हो, ठीक है। इसके अलावा सरचार्ज लगाने वाला विधेयक। तो कई तरह के विधेयक ऐसे हैं जो केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में रखे जा सकते हैं, संसद में इनिशिएट किए जा सकते हैं। और अगर कोई राज्य जो है ऐसा विधेयक पेश करना चाहता है राज्य की विधायिका में, जो व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता हो, ठीक है, उस राज्य के अंदर या उस राज्य और किसी दूसरे राज्य के बीच में, तो राज्य का ऐसा विधेयक राज्य की विधायिका में तब पेश किया जाएगा जब उस पर पूर्व अनुमति ले ली जाएगी भारत के राष्ट्रपति की। ठीक है बच्चों। तो कुल मिलाकर संघीय सरकार के स्तर पर तो ऐसे अनेक विधेयक हैं जो तभी पेश हो सकते हैं संघीय विधायिका में, यानी भारत की संसद में, जब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ले ली जाए। और एकाध विधेयक ऐसा भी है जो राज्य के स्तर पर राज्य की विधायिका में तभी पेश होगा जब भारत के राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी ले ली जाएगी। जैसे किसी राज्य में या किसी राज्य और किसी दूसरे राज्य के बीच में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध या सीमाएं लगाने वाला विधेयक। अगर ऐसा कोई विधेयक किसी राज्य की विधायिका में पेश किया जाना है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है। ठीक है बच्चों। इसके आगे जो प्रावधान है वो तो आप बेहतर समझते होंगे कि संसद द्वारा पारित विधेयक पर अपना निर्णय देता है राष्ट्रपति, आर्टिकल 111 के अंतर्गत। ठीक है बच्चों। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उस पर अपनी मंजूरी दे देता है। तो राष्ट्रपति के पास कई सारे विकल्प होते हैं जब उसके पास कोई संसदीय विधेयक मंजूरी के लिए आता है। उनकी चर्चा हम आज की ही क्लास में बाद में थोड़ा डिटेल में करेंगे। ठीक है बच्चों। तो ये आप समझते हो कि राष्ट्रपति को ये विधायी शक्ति है कि आर्टिकल 111 यानी 111 के अंतर्गत संसद द्वारा पारित विधेयक पर वो अपना निर्णय देता है। उसके पास क्या क्या विकल्प होते हैं उनकी चर्चा हम आज की ही क्लास में थोड़ा देर में बाद में डिटेल में करेंगे। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां आपने देखी। आगे बढ़ते हैं। और भी शक्तियां हैं राष्ट्रपति की विधायी डोमेन में, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, उनको देख लेते हैं। अगर किसी राज्य का राज्यपाल राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के विचारण के लिए आरक्षित करता है तो उस पर भी निर्णय लेना होता है, निर्णय देना होता है राष्ट्रपति को। ठीक है, यह बात क्लियर है आपको। किसी राज्य का राज्यपाल राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी और विचारण के लिए राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। अगर राज्य का कोई विधेयक राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति के पास ये विधायी शक्ति है कि राष्ट्रपति उस पर अपना निर्णय दे। और क्या क्या विकल्प होते हैं राष्ट्रपति के पास उनकी चर्चा हम करेंगे आज की ही क्लास में डिटेल में थोड़ा बाद में। ठीक है। इसके अलावा अगर संसद सत्र में न हो, संसद का सत्र न चल रहा हो, यानी संसद के सत्रावसान की अवधि में, ऐसी अवधि में जब संसद जो है सत्र में नहीं है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ठीक है, अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस निकालने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास, आर्टिकल 123 के अंतर्गत। आर्टिकल 123।
क्लियर है बच्चों। आर्टिकल 123 के अंतर्गत अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो भारत का राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है अगर कोई अर्जेंट कार्य किया जाना जरूरी हो गया है विधायन के माध्यम से। राष्ट्रपति के पास कोई एक्ट जो है एक बार भेजा जाता है राज्यपाल के द्वारा, उसको विचारण के लिए दोबारा लौटा सकते हैं राष्ट्रपति। तो पुनः जो है वो अगर पास किया जाता है विधायिका के द्वारा कुछ परिवर्तनों के साथ या कुछ परिवर्तनों के बिना, तो उसको फिर से राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। ठीक है, इस संबंध में बात करेंगे डिटेल में थोड़ा बाद में, आज ही की क्लास में करेंगे, सिस्टेमेटिक तरीके से समझेंगे कि राज्यपाल के पास क्या विकल्प होते हैं और राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प होते हैं। इसके अलावा अनेक रिपोर्ट जो है संसद के पटल पर रखवाता है राष्ट्रपति, जैसे कि कैग की रिपोर्ट, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट, वित्त आयोग की रिपोर्ट, और इसी तरह अनेक ऐसी रिपोर्टें हैं जो संसद के पटल पर रखवाता है भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अनेक रिपोर्ट को, जैसे कैग की रिपोर्ट, यूपीएससी की रिपोर्ट, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट और इसी तरह अनेक रिपोर्ट जो हैं उनको रखवाए संसद के दोनों सदनों के पटल पर। ठीक है, इसके अलावा कुछ यूनियन टेरिटरीज के संबंध में, कुछ यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में, उन यूनियन टेरिटरीज में शांति, विकास और सुशासन के लिए विनियम बना सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, और ऐसी जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो कौन सी हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, लद्दाख और इसके अलावा दमन दीव और दादर और नगर हवेली। ठीक है, इन यूनियन टेरिटरीज के संदर्भ में, इन यूनियन टेरिटरीज में शांति, विकास और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति जो है लेजिस्लेट कर सकता है, विधायन का कार्य कर सकता है अपने द्वारा बनाए गए विनियम के माध्यम से, रेगुलेशंस के माध्यम से, विनियमों के माध्यम से। ठीक है, और इसके अलावा ये शक्ति जो है पुदुचेरी के संबंध में भी है, लेकिन वहां पे एक कंडीशन है, राष्ट्रपति अपने विनियमों के माध्यम से विधायन कार्य तभी कर सकता है पुदुचेरी के संदर्भ में यदि पुदुचेरी की जो विधायिका है या तो वो निलंबित है या तो वो विघटित हो चुकी है। ठीक है, पुदुचेरी की विधायिका यानी विधानसभा यदि विघटित हो चुकी है या निलंबित चल रही है तो ऐसी परिस्थिति में पुदुचेरी में शांति, विकास और सुशासन के लिए राष्ट्रपति जो है रेगुलेशंस यानी विनियमों के माध्यम से विधायन कर सकता है। और ये कंडीशन सिर्फ पुदुचेरी के संबंध में है। अन्य 4 यूनियन टेरिटरी की बात जो मैंने करी, जैसे लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दमन द्वीप और दादर और नगर हवेली, इन 4 यूनियन टेरिटरीज के संदर्भ में कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति इन चारों यूनियन टेरिटरीज में शांति, विकास और सुशासन के लिए विनियम बना सकता है, रेगुलेशंस बना सकता है, रेगुलेशन बनाकर लेजिस्लेट कर सकता है। ठीक है बच्चों, ये है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां जो काफी ज्यादा हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, अब हम पहुंचे फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर्स। ठीक है, अब तक हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां यानी लेजिस्लेटिव पावर्स। राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर्स हमने पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर्स। धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है, ये बात क्लियर है।
ये राष्ट्रपति की एक वित्तीय शक्ति है, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति है, फिनेंशियल पावर है। धन विधेयक यानी मनी बिल, मनी बिल को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है, यानी इनिशिएट किया जा सकता है। क्लियर है, ये राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति है। इसके अलावा राष्ट्रपति का यह संवैधानिक दायित्व है कि वो वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाए, यानी कि बजट, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में बजट बोलते हैं, उसको संविधान में बोला गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट। बजट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है बच्चों। इसके अलावा अनुदान की मांगे केवल तभी पेश की जा सकती हैं लोकसभा में, अनुदान की जो मांगे होती हैं वो लोकसभा में तभी पेश की जा सकती हैं जब राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त कर ली गई हो। ठीक है। डिमांड्स फॉर ग्रांट, डिमांड्स फॉर ग्रांट, अनुदान की जो मांगे हैं वो लोकसभा में तभी पेश की जा सकती हैं जब राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर ली जाती है पहले ही। ठीक है, तो ये भी जो है राष्ट्रपति की एक वित्तीय शक्ति है, फिनेंशियल पावर, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति। और राष्ट्रपति जो बजट रखवाता है वो आर्टिकल 112 में है, आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण संबंधी जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 112। और राष्ट्रपति की अनुमति के बिना अनुदान की मांगे पेश नहीं की जा सकती, ये जो बात है ये है आर्टिकल 113 में, आर्टिकल 113, बल्कि और स्पष्ट कहूं तो आर्टिकल 113(3), आर्टिकल 113(3) में दिया गया है कि अनुदान की मांगे जो हैं वो राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पेश नहीं की जा सकती। ठीक है बच्चों। इसके अलावा और क्या वित्तीय शक्तियां हैं भारत के राष्ट्रपति की? भारत की जो आकस्मिक निधि है यानी कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, उसमें से किसी अदृश्य व्यय के लिए अग्रिम भुगतान कर सकता है भारत का राष्ट्रपति। एडवांस में जो है पैसा निकलवा सकता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर के लिए, एक ऐसा व्यय जिसके बारे में सोचा नहीं गया था, अदृश्य व्यय के लिए एडवांस पेमेंट करवा सकता है, अग्रिम भुगतान करा सकता है भारत का राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से यानी कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से। यह अथॉरिटी जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है। ठीक है बच्चों। इसके अलावा वित्त आयोग का गठन करता है आर्टिकल 280 के अंतर्गत, वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280। भारत के संविधान के आर्टिकल 280, भारत के संविधान के आर्टिकल 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार, प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार वित्त आयोग का गठन किया जाता है और वित्त आयोग के अध्यक्ष और वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुदान की मांगे उनको कहा जाता है, उन व्यय को अनुदान की मांगों के रूप में पेश किया जाता है लोकसभा के सामने जो ऑलरेडी जो है भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होती हैं। ठीक है बच्चों। कुछ व्यय ऐसा होता है जो पहले से ही भारत की संचित निधि पर भारित है। ठीक है। कुछ व्यय ऐसा होता है, व्यय का अनुमान ऐसा होता है जो भारत की संचित निधि पर पहले से ही ऑटोमेटिकली भारित नहीं है। तो ऐसे व्यय को, ऐसे व्यय के अनुमानों को
लोकसभा से पारित किया जाता है अनुदान की मांगों के रूप में। ठीक है, और ये जो जानकारी दी गई है ये जानकारी है आर्टिकल 113(2) में, आर्टिकल 1132 में। ठीक है, तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो होता है उसके एस्टिमेट्स को, उसके अनुमानों को, अनुमानित राशि को अनुदान की मांगों के रूप में लोकसभा में पेश किया जाता है। और लोकसभा जो है ऐसी राशि को, ऐसी मांगों को स्वीकार भी कर सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है। और ये जो राशि, अनुमानित राशि मांगी जाती है अनुदान की मांगों के रूप में, इस राशि को घटाकर अनुमति भी दे सकती है। आर्टिकल 113(2) के अंतर्गत भारत की लोकसभा को यह शक्ति प्राप्त है। और अनुदान की मांगे राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना लोकसभा में पेश नहीं की जा सकती। ये बात भी आर्टिकल 113 यानी 113 में ही दी गई है। ठीक है बच्चों, चलिए ये देखिए हमने राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर, नेहा जी हम सब कुछ पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर्स। इनमें एक तो यह है कि न्यायिक नियुक्तियां करता है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति जो है वो न्यायिक नियुक्तियां करता है, जैसे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों, मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियां जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियां जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा भारत का राष्ट्रपति भारत के उच्चतम न्यायालय से किसी विधि या तथ्य के प्रश्न पर सलाह ले सकता है, एडवाइस मांग सकता है। ठीक है, एडवाइस मांग सकता है। भारत के राष्ट्रपति को यह शक्ति है, ये जुडिशियल पावर है। ठीक है, ये जुडिशियल पावर है कि वो विधि यानी लॉ और तथ्य यानी फैक्ट के किसी प्रश्न पर सलाह मांग सकता है भारत के उच्चतम न्यायालय से। ठीक है, और ये जो सलाह दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 143 के अंतर्गत। आर्टिकल 143, आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 के अंतर्गत ये जो शक्ति है भारत के राष्ट्रपति को कि वो उच्चतम न्यायालय से विधि या तथ्य के किसी प्रश्न पर सलाह मांग सकता है। ठीक है, ये जो सलाह है ये राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। उच्चतम न्यायालय की यह जो सलाह है, सुप्रीम कोर्ट की ये जो सलाह है, ये राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है, यानी राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्लियर है बच्चों? आर्टिकल 143 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का आर्टिकल 143। ठीक है बच्चों, इसके अलावा राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति में जो है क्षमादान की शक्ति भी आती है। क्षमादान की शक्ति, इसके अंतर्गत वो क्षमा भी कर सकता है, लघुकरण भी कर सकता है, परिहार भी कर सकता है, विराम भी कर सकता है और प्रविलंबन भी कर सकता है किसी व्यक्ति की सजा का जिसको किसी अपराध में दोष सिद्ध घोषित किया गया है। कोई व्यक्ति है उसको जो है किसी अपराध में दोष सिद्ध घोषित किया गया है तो उसको क्षमा दी जा सकती है कई तरीकों से।
तो वो शक्ति भारत के राष्ट्रपति को भी है और कुछ मामलों में भारत के विभिन्न राज्यों के राज्यपालों को भी है। ठीक है, तो ये जो समाधान शक्ति है इसमें कई सारे शब्द आप देख रहे होंगे, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी यानी कि मंडे को, उसमें हम राष्ट्रपति की समाधान शक्ति को काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं इन शब्द का अर्थ जो है हम अगली क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे। तो समाधान से संबंधित भी काफी शक्ति है भारत के राष्ट्रपति के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हमने देख ली। ठीक है, न्यायिक शक्तियां यानी कि जुडिशियल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति की डिप्लोमेटिक पावर्स, कूटनीतिक शक्तियां। राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां, डिप्लोमेटिक पावर्स। कूटनीतिक शक्तियां यानी डिप्लोमेटिक पावर्स। भारत की ओर से जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां या समझौते किए जाते हैं वे राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पर ही किए जाते हैं। हालांकि बाद में भारत की संसद के द्वारा इन समझौतों का अनुमोदन किया जाना होता है। ठीक है, लेकिन शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते जो हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। बाद में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको रेटिफाई किया जाना होता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, इसके अलावा विभिन्न देशों में भारत के राजदूत या उच्चायुक्तों को नियुक्त करते हैं, भेजते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं। और दूसरे देशों के द्वारा जो कूटनीतिज्ञ भारत में नियुक्त किए जाते हैं जैसे कि एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स, उनको स्वीकार करते हैं। ठीक है, उनका स्वागत करते हैं। किसी देश का कोई राजदूत या उच्चायुक्त जो नियुक्त होकर भारत आता है भारत में अपना दायित्व निभाने के लिए, तो वो भारत के राष्ट्रपति के सामने पेश होता है, अपनी नियुक्ति का प्रमाण प्रस्तुत करता है। ठीक है, और उसके बाद जो है राष्ट्रपति उसे कार्य करने की अनुमति दे देते हैं। इसी तरह भारत के जो राजदूत और उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं दूसरे देशों में, उनको नियुक्ति संबंधी जो भी कागज वगैरह, कागजात, दस्तावेज वगैरह दिए जाते हैं वे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही दिए जाते हैं। क्लियर है बच्चों? अब देखते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां यानी मिलिट्री पावर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मिलिट्री पावर यानी सैन्य शक्तियां। आप जानते हैं कि सैन्य बल, भारत में जो सैन्य बल है उनका सर्वोच्च सेनापति यानी सुप्रीम कमांडर होते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के। और ये बात है आर्टिकल 53 में। आर्टिकल 53 आर्टिकल 53 भारत के संविधान का आर्टिकल 53। ठीक है बच्चों, इसके अलावा थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। युद्ध के प्रारंभ और युद्ध की समाप्ति की घोषणा जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
हालांकि राष्ट्रपति के इस अधिकार को संसद के द्वारा विनियमित किया जाता है। पार्लियामेंट बाय लॉ इसको रेगुलेट करती है। किसी देश के विरुद्ध युद्ध की घोषणा जो की जाती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और युद्ध की समाप्ति की घोषणा भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति की जो ये मिलिट्री पावर है इसको पार्लियामेंट बाय लॉ रेगुलेट करती है। संसद कानून बनाकर राष्ट्रपति की शक्ति का विनियमन करती है। क्लियर है बच्चों? तो राष्ट्रपति के पास कूटनीतिक शक्तियां भी हैं और राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्तियां भी हैं। कार्यपालिका की सारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। वेरी गुड शालिनी जी। आर्टिकल 53, और आर्टिकल 53 में ही यही बात है कि भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की आपातकालीन शक्तियां यानी इमरजेंसी पावर्स। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इमरजेंसी पावर्स। आपातकाल तो हम पढ़ चुके हैं अध्याय काफी अच्छे से, तो वहां पे हमने पढ़ा था काफी डिटेल में कि राष्ट्रपति को क्या क्या शक्ति है। तो ब्रीफली हम उसको देख लेते हैं आज की क्लास में। ठीक है, आर्टिकल 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा की शक्ति राष्ट्रपति को है। ठीक है, आर्टिकल 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति राष्ट्रपति को है। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत भारत में या भारत के किसी भाग में वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, आर्टिकल 352 की अगर बात करें यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की, तो उस समय राष्ट्रपति को क्या शक्ति मिल जाती है? वित्तीय संसाधनों के वितरण के प्रतिरूप में संशोधन करने की शक्ति, यानी सामान्य समय में केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संसाधनों का जिस तरह से बंटवारा विभाजन वगैरह होता है वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, उसमें परिवर्तन करने की शक्ति मिल जाती है, उसमें मॉडिफिकेशन करने की शक्ति मिल जाती है भारत के राष्ट्रपति को उस समय जब आर्टिकल 352 लागू होता है। ठीक है बच्चों, तो राष्ट्रपति को शक्ति मिल जाती है कि वो केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संसाधनों के वितरण या विभाजन के पैटर्न को मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, के प्रतिरूप में वो संशोधन कर सकता है यानी मॉडिफाई कर सकता है, यानी केंद्र सरकार की तरफ से सामान्य समय में राज्यों को जो धन मिलता है उसको वो घटा भी सकता है और उसको समाप्त भी कर सकता है। इसके अलावा मौलिक अधिकारों का निलंबन करने के लिए राष्ट्रपति को आदेश निकालने की शक्ति मिल जाती है आर्टिकल 359 के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, ये भी हम पढ़ चुके हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन करने के लिए, बल्कि ऐसा कहें कि मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार का निलंबन करने के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति को शक्ति मिल जाती है। और ये जो शक्ति मिलती है राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित करने की शक्ति, ये मिलती है आर्टिकल 359 के अंतर्गत। आर्टिकल 359 के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 में दिए गए आधारों पर भारत का राष्ट्रपति जो है इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि किसी राज्य का शासन जो है वो भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चलाया जा रहा है। इसलिए जो है किसी राज्य में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, यानी आर्टिकल 356 लगाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति ऐसा कर देते हैं तो राष्ट्रपति को उस राज्य के संबंध में क्या शक्तियां मिल जाती हैं? एक शक्ति तो यह मिल जाती है कि राज्य सरकार को बर्खास्त करने की शक्ति मिल जाती है राष्ट्रपति को।
राज्य सरकार को बर्खास्त करने की शक्ति, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने की पावर मिल जाती है भारत के राष्ट्रपति को। दूसरा यह है कि राज्य की जो विधानसभा है उसको या तो निलंबित करने की या तो विघटित करने की शक्ति मिल जाती है। निलंबित भी कर सकता है और उसको विघटित भी कर सकता है भारत का राष्ट्रपति। जब किसी राज्य में आर्टिकल 356 लागू हो तो भारत का राष्ट्रपति उस राज्य की विधानसभा का निलंबन भी कर सकता है और उससे आगे बढ़कर उसको विघटित भी कर सकता है। हालांकि इस संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उनका पालन करना होता है राष्ट्रपति को। ठीक है। इसके अलावा एक और शक्ति जो है वो मिल जाती है राष्ट्रपति को, वो ये है कि राज्य की संचित निधि से, राज्य की जो संचित निधि है यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, उसमें से व्यय को ऑथराइज करने की पावर मिल जाती है भारत के राष्ट्रपति को। हालांकि बाद में भारत की संसद के द्वारा अनुमोदन लेना होता है इस संदर्भ में, लेकिन भारत का राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि से व्यय के लिए धन निकालने की अनुमति दे सकता है, उसको ऑथराइज कर सकता है। आर्टिकल 360 के अंतर्गत जब वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू की जाती है उस समय राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वो सुप्रीम कोर्ट या विभिन्न राज्यों के हाईकोर्ट के न्यायाधीशों और संघ सरकार के कर्मचारियों, संघ के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कमी संबंधी निर्देश दे सकता है सरकार को। ठीक है बच्चों, जब आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित होता है तो भारत का राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, इसके अलावा संघ सरकार यानी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कमी कर दी जाए, कटौती कर दी जाए। प्रभाकर जी के क्षेत्र में तो काफी तेज बारिश हो रही है, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हमने देखी, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हमने देखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि विधेयकों के संबंध में यानी संघीय विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प हैं, राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प होते हैं। यानी यहां बात हो रही है केंद्रीय विधेयकों की। केंद्रीय विधेयकों यानी संघीय विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प हैं, यानी ऐसे विधेयक जो भारत की संसद के द्वारा पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं, उनके संबंध में राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प हैं। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति की सहमति पाकर ही विधेयक जो है अधिनियम बनता है। राष्ट्रपति की सहमति पाकर ही केंद्र का जो विधेयक है यानी संघीय जो विधेयक है वो अधिनियम बनता है। यहां पे कोई डाउट किसी बच्चे को? राष्ट्रपति की सहमति पाकर ही केंद्रीय विधेयक यानी संघीय विधेयक यानी संसद के द्वारा पारित विधेयक जो है वो अधिनियम बनता है। तो राष्ट्रपति के पास जो है केंद्रीय विधेयक यानी संघीय विधेयक के संबंध में 3 विकल्प होते हैं। विकल्प 1 है कि राष्ट्रपति जो है विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दे।
विकल्प 2 है कि विधेयक पर अपनी स्वीकृति जो है उसको सुरक्षित रख सकता है। सुरक्षित रखने का मतलब है कि अस्वीकृत कर दे। ठीक है बच्चों, राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृत कर सकता है, राष्ट्रपति विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है, और राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है। ठीक है बच्चों, लेकिन धन विधेयक को वापस नहीं लौटाया जा सकता। धन विधेयक को राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए संसद को नहीं लौटा सकता। राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प हैं। तीसरा जो विकल्प है कि विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा दे, और अगर संसद जो है पुनः पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजती है तो फिर राष्ट्रपति को मंजूरी देनी होती है। राष्ट्रपति के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। मनी बिल को राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। मनी बिल में या तो मंजूरी देनी होगी या तो मंजूरी नहीं देनी होगी, लेकिन चूंकि धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की मंजूरी से ही पेश होता है, इसलिए अंतिम रूप से राष्ट्रपति जो है धन विधेयक को मंजूरी दे देते हैं। वीटो पावर बताएंगे। वीटो पावर आज ही की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, उसकी शुरुआत हो चुकी है। ठीक है बच्चों, वीटो शक्ति आज हम पढ़ने वाले हैं। वीटो आज ही हम पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति होती है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, वीटो पावर आज ही पढ़ेंगे। तो केंद्रीय विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प है वो हमने देख लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति होती है उसके क्या उद्देश्य होते हैं। यानी राष्ट्रपति जो है किसी विधेयक को अगर अनुमति नहीं देता तो इसको बोला जाता है कि उसने वीटो कर दिया। तो वीटो शक्ति का क्या उद्देश्य होता है। उसका उद्देश्य ये होता है कि अगर संसद के द्वारा जल्दबाजी में या सही ढंग से विचारित किए बिना कोई विधान पारित करके, कोई विधेयक पारित करके राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया गया तो राष्ट्रपति उस पर वीटो कर सकता है। ऐसे विधान को रोकने के लिए राष्ट्रपति जो है अपने लेवल पर वीटो कर देता है। संसद द्वारा जल्दबाजी में और सही ढंग से विचारित न किए गए विधानों को रोकना, यह एक उद्देश्य होता है। और इसके अलावा किसी असंवैधानिक विधान को रोकना, यह दूसरा उद्देश्य होता है राष्ट्रपति को वीटो शक्ति देने का। जैसे अगर कोई विधेयक ऐसा है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाएगा, लेकिन ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना ही संसद में पेश कर दिया गया और संसद ने उसको पारित कर दिया और राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया, तो राष्ट्रपति जो है ऐसे विधेयक को अनुमति देने से मना कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति है। चलिए आगे पढ़ते हैं, वीटो शक्ति को डिटेल में देखते हैं। वीटो शक्ति 4 प्रकार की होती है। आधुनिक जो संसाधन है, संसाधन नहीं बल्कि आधुनिक जो संविधान है विश्व में, या जो आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, उनके अंतर्गत कार्यपालिका को 4 तरह की वीटो शक्ति दी जाती है। 4 तरह की वीटो पावर दी जाती है। हम पढ़ रहे हैं वीटो शक्तियों के प्रकार।
वीटो शक्तियों के प्रकार। एक होती है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो हिंदी में बोलेंगे अत्यांतिक वीटो। अत्यांतिक वीटो, इसका अर्थ होता है कि विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना, यानी कि विधेयक को अस्वीकृत कर देना, विधेयक को रिजेक्ट कर देना। ऐसे में विधेयक जो है समाप्त हो जाता है और वो अधिनियम नहीं बनता। ठीक है। दूसरी होती है विशेषित वीटो, यानी क्वालिफाइड वीटो। विशेषित वीटो, क्वालिफाइड वीटो। इसके अंतर्गत क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए विधायिका को लौटा देता है और विधायिका को विशेष बहुमत से पारित करके उस विधेयक को दोबारा भेजना होता है राष्ट्रपति के पास। और अगर विधायिका ऐसा करती है तो राष्ट्रपति को फिर मंजूरी देनी होती है। इसको बोलते हैं विशेषित वीटो। ऐसी वीटो जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, भारत में नहीं है। ठीक है। यह वीटो विधायिका द्वारा उच्च बहुमत से निरस्त की जाती है। ऐसी वीटो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, भारत में नहीं है। वीटो का अर्थ होता है कि कोई विधेयक जब संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित होकर पहुंचता है राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए, तो राष्ट्रपति अगर यह कह दें कि मैं इस विधेयक को मंजूरी नहीं दूंगा, तो इसको बोला जाएगा कि राष्ट्रपति ने वीटो कर दिया, यानी राष्ट्रपति ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके उस विधेयक को अधिनियम नहीं बनने दिया। इसको बोलते हैं राष्ट्रपति की वीटो पावर। इसके अलावा एक वीटो होती है निलंबनकारी वीटो, यानी कि सस्पेंसिव वीटो। निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। इस वीटो को विधायिका द्वारा सामान्य बहुमत से निरस्त कर दिया जाता है। यानी कि जैसे भारत में राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को भेजते हैं, तो संसद सामान्य बहुमत से ही उसी प्रक्रिया का पालन करके जो पहले पालन की थी उसके बाद फिर से राष्ट्रपति के पास भेज देती है, या तो परिवर्तनों के साथ या तो बिना परिवर्तनों के। तो इसको बोला जाता है राष्ट्रपति की निलंबनकारी वीटो। ठीक है। यानी संसद को विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है इस वीटो को ओवरराइड करने के लिए। सामान्य बहुमत काफी है, सेम प्रोसीजर काफी है जो पहले फॉलो किया था। ये वीटो भी जो है भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसके अलावा पॉकेट वीटो होती है। पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो का अर्थ हुआ कि विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लेना, यानी विधेयक आया और उसको जो है राष्ट्रपति के ऑफिस में रख दिया गया संभाल के, उस पर ना उसको रिजेक्ट किया गया, ना उसको स्वीकार किया गया, और ना ही उसको पुनर्विचार के लिए लौटाया गया। ठीक है। क्योंकि भारत के संविधान में कोई ऐसी समय सीमा नहीं दी गई है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो है उसके लिए यह जरूरी हो कि वो विधेयक पर कोई फैसला ले। ऐसी कोई समय सीमा भारत के संविधान में नहीं दी गई है। इसलिए कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आए और विधेयक पर राष्ट्रपति कोई निर्णय न ले और अनिश्चित काल तक उसको अपनी टेबल पर पेंडिंग रखे, तो इसको बोला जाएगा पॉकेट वीटो। यानी एक तरह से ऐसा समझिए कि राष्ट्रपति ने जो है विधेयक को अपनी जेब में डाल दिया और राष्ट्रपति उसके बाद भूल गए। अब यहां पे ये महत्वपूर्ण बात है समझने की कि भारत के राष्ट्रपति के पास इनमें से कौन सी वीटो है। भारत के राष्ट्रपति के पास एब्सोल्यूट वीटो है, आत्यांतिक वीटो है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के पास क्वालिफाइड वीटो नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के पास निलंबनकारी वीटो है। ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो भी है। क्लियर है बच्चों। वीटो शक्तियां चार प्रकार की होती हैं आधुनिक संविधानों में या आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में। ठीक है।
भारत के केस में विशेषित वीटो नहीं है, ठीक है, क्वालिफाइड वीटो नहीं है, राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, भारत के संविधान में विशेषित वीटो का प्रावधान नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को एब्सोल्यूट वीटो यानी अत्यांतिक वीटो प्राप्त है, भारत के राष्ट्रपति को निलंबनकारी वीटो प्राप्त है और पॉकेट वीटो भी प्राप्त है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। विशेषित वीटो यानी क्वालिफाइड वीटो, यह शक्ति भारत के राष्ट्रपति को नहीं है, भारत के संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। अब एक एक करके वीटो पढ़ लेते हैं सारी, ठीक है। अत्यांतिक वीटो देखते हैं। अत्यांतिक वीटो यानी एब्सोल्यूट वीटो जो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है, इसका अर्थ क्या है? ठीक है, जैसे विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेना, विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखना, इसका अर्थ है कि विधेयक को अस्वीकृत कर देना। ऐसे में क्या होता है कि विधेयक जो है अधिनियम नहीं बन पाता। आत्यंतिक वीटो यानी एब्सोल्यूट वीटो का मतलब है कि राष्ट्रपति ने विधेयक को अपनी मंजूरी नहीं दी और विधेयक जो है कभी भी अधिनियम नहीं बना। ठीक है, विधेयक समाप्त हो जाता है इसके बाद। ठीक है, और इसको बोलते हैं विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखना, यानी विधेयक को अनुमति नहीं देना, विधेयक को अस्वीकृत कर देना। विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखना यानी विधेयक को अनुमति नहीं देना, इससे विधेयक अधिनियम नहीं बन पाता। और इसका उद्देश्य क्या है? ये वीटो शक्ति जो है राष्ट्रपति को देने का उद्देश्य क्या है? एक है गैर सरकारी सदस्यों यानी गैर सरकारी सांसदों के विधेयकों को रोकना, और दूसरा है जब नया मंत्रिमंडल गठित हो जाए और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को सहमति न देने की सलाह दे, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। यानी आप इसको ऐसे समझिए कि एक जो मंत्रिपरिषद है उसने एक विधेयक इनिशिएट किया, शुरू किया, संसद के दोनों सदनों द्वारा वो विधेयक पारित हुआ और राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया। इसके बाद लोकसभा जो है वो विघटित हो गई, मंत्रिपरिषद समाप्त हो गई, लोकसभा के चुनाव हुए, नई लोकसभा का गठन हुआ, नई मंत्रिपरिषद का गठन हुआ। ठीक है, इसके बाद अब तक जो है राष्ट्रपति ने उसको उस विधेयक को मंजूरी नहीं दी है, वो राष्ट्रपति के ऑफिस में ही मौजूद है। अब जो नई मंत्रिपरिषद बनी है वो अगर राष्ट्रपति को सुझाव दे कि आप जो है इसको अनुमति मत दीजिए, तो ऐसे केस में राष्ट्रपति जो है उस विधेयक के संदर्भ में एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करेगा, आत्यांतिक वीटो का प्रयोग करेगा। मतलब सीधे शब्दों में समझिए कि एक सरकार ने एक विधेयक को पारित कराकर भेज दिया राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति ने अभी मंजूरी नहीं दी उस पर, वो रखा हुआ है राष्ट्रपति के पास। इस बीच में लोकसभा विघटित हो गई, नए चुनाव हुए, नई लोकसभा बनी, नई सरकार बनी, और नई सरकार ने राष्ट्रपति को सुझाव दिया कि ये जो विधेयक आपके पास रखा है जिस पर आपको कोई ना कोई निर्णय अभी लेना है, उस पर निर्णय आप ये लीजिए कि इस विधेयक को आप रिजेक्ट कर दीजिए।
ठीक है। तो ऐसे केस में राष्ट्रपति जो है नए मंत्रिमंडल की सलाह पर एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करता है और उस विधेयक को अपनी मंजूरी नहीं देता। ठीक है। और इसके अलावा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों को रोकना भी एक मकसद होता है, यानी प्राइवेट मेंबर्स बिल। बिल्कुल ज्ञानी जैल सिंह वाला एग्जाम्पल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्यंतिक वीटो यानी एब्सोल्यूट वीटो। अब हम पढ़ते हैं निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो यानी सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो, इसके अंतर्गत क्या है, विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है। ठीक है, संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया, लेकिन संसद ने जब विचार करके पुनः लौटाया, यानी परिवर्तनों के साथ या बिना परिवर्तनों के सामान्य बहुमत से ही सेम प्रक्रिया का पालन करके अगर उस विधेयक को दोबारा पारित करके लौटा दिया संसद ने राष्ट्रपति को, तो अब राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं है, राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। अब न तो राष्ट्रपति उस विधेयक को लौटा सकता है, न ही उसको अपनी टेबल पर पेंडिंग रख सकता है, और न ही उस विधेयक पर स्वीकृति देने से मना कर सकता है। ठीक है, अगर संसद द्वारा पुनः पारित कर दिया गया विधेयक, संसद द्वारा पुनः पारित कर दिया गया विधेयक, तो राष्ट्रपति के पास एक ही विकल्प बचता है, और वो विकल्प है कि अब राष्ट्रपति स्वीकृति दे दे। ठीक है, तो इसको बोला जाता है निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि विधेयक को साधारण बहुमत द्वारा पुनः पारित कराकर इस वीटो को निरस्त कर दिया जाता है। राष्ट्रपति की वीटो को निष्प्रभावी निरस्त कर दिया जाता है संसद के द्वारा। ठीक है, उसी विधेयक को साधारण बहुमत से पुनः पारित करके इस वीटो को निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है धन विधेयक के मामले में इस वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता। धन विधेयक के मामले में इस वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि राष्ट्रपति जो है धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता संसद को। क्लियर है बच्चों? अब देखते हैं निलंबनकारी वीटो, हमने देखी सस्पेंसिव वीटो। अब हम अगली वीटो देखते हैं पॉकेट वीटो। बड़ी ही आसान है, बहुत ही सिंपल। पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो का मतलब है कि राष्ट्रपति न तो सहमति दे, न ही अस्वीकृति दे, और न ही लौटाए, और विधेयक को अनिश्चित काल तक के लिए अपने ऑफिस में पड़ा रहने दे। ठीक है, अनिश्चित काल के लिए पेंडिंग यानी लंबित रहने दे, इसको बोला जाता है पॉकेट वीटो। यानी राष्ट्रपति जो है विधेयक को अपनी पॉकेट में डाल के एक तरह से भूल गए, सो गए। ठीक है, यदि विधेयक पर राष्ट्रपति न तो अपनी सहमति दे, न ही उसको अस्वीकृत करे, और न ही उसको संसद को पुनर्विचार के लिए लौटाए, तो क्या करे, राष्ट्रपति अनिश्चित काल के लिए विधेयक को अपनी टेबल पर अपने ऑफिस में पड़ा रहने दे, रखा रहने दे। ठीक है, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति के लिए यह अनिवार्य हो कि वो विधेयक पर कोई निर्णय ले। ठीक है, तो ऐसी किसी संवैधानिक समय सीमा के अभाव में राष्ट्रपति अगर अनिश्चित काल के लिए विधेयक को पेंडिंग रहने देता है, तो इसको बोला जाएगा पॉकेट वीटो। और पॉकेट वीटो में क्या होता है कि विधेयक पर न तो कोई सकारात्मक निर्णय लेते हैं राष्ट्रपति, और न ही कोई नकारात्मक निर्णय लेते हैं। ठीक है, न तो कोई सकारात्मक निर्णय लिया और न ही कोई नकारात्मक निर्णय लिया, यानी कि विधेयक को ना तो एक्सेप्ट किया और न ही रिजेक्ट किया, और न ही पुनर्विचार के लिए लौटाया।
तो इसको बोला गया पॉकेट वीटो। और पॉकेट वीटो का प्रयोग कर पाते हैं भारत के राष्ट्रपति सिर्फ इसलिए क्योंकि संविधान में इस संबंध में राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। क्लियर है बच्चों? अब देख लेते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास क्या शक्ति है। संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को वीटो शक्ति नहीं है। अगर संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति को उसको मंजूरी देनी होती है और कोई विकल्प राष्ट्रपति के पास नहीं है। यानी इस संबंध में राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति जो है वो स्वीकृति देने के लिए बाध्य है, कोई दूसरा विकल्प जो है उसके पास नहीं है। और ये जो स्थिति है ये कब से है? ये है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 से। 1971 से ये स्थिति है, संवैधानिक स्थिति। और उस समय 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था 1971 में। तब से ये स्थिति है कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को वीटो शक्ति नहीं है। संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी होती है, राष्ट्रपति की बाध्यता है और कोई विकल्प नहीं है। ठीक है बच्चों, अब राज्य विधेयकों के संबंध में देख लेते हैं। राज्यों के विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति की क्या शक्ति है। ठीक है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को देखते हैं राज्यों के विधेयकों के संदर्भ में। अब तक हमने देखा राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को केंद्रीय विधेयकों के संदर्भ में, यानी कि संघीय विधेयकों के संदर्भ में। ठीक है, अब हम राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को देखेंगे राज्यों के विधेयकों के संदर्भ में। आप ये बात जानते हैं कि किसी राज्य का कोई विधेयक अधिनियम तभी बनता है जब या तो उसको उस राज्य का राज्यपाल अपनी अनुमति दे या तो भारत का राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे। ठीक है, मैं फिर से दोहराता हूं, किसी राज्य का जो विधेयक होता है वो तभी अधिनियम बनता है जब या तो उस राज्य का राज्यपाल उसको सहमति दे या तो भारत का राष्ट्रपति उस विधेयक को मंजूरी दे। ठीक है, तो राज्य के विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का क्या असर होता है, राष्ट्रपति के पास कितनी वीटो पावर है राज्यों के विधेयकों के संदर्भ में, इसको एक बार देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है बच्चों, यहां पे ध्यान रखना है कि हम बात कर रहे हैं राज्यों के विधेयकों की, राज्यों के विधेयकों की। और इस संबंध में राज्यपाल के पास क्या विकल्प है पहले ये देखेंगे और फिर देखेंगे कि राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प है। ठीक है, राज्य विधेयकों की बात हो रही है, राज्यपाल के पास क्या विकल्प है, गवर्नर के पास क्या विकल्प है, ये देख लेते हैं पहले, क्योंकि गवर्नर ही तो राष्ट्रपति के पास भेजता है ना राज्य का विधेयक। तो राज्य विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल के पास क्या विकल्प है। पहला विकल्प यह है कि राज्य विधेयक को वो स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति दे सकता है। दूसरा विकल्प यह है कि राज्य विधेयक को राज्यपाल जो है वो अस्वीकृत कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है। अगर राज्यपाल राज्य विधेयक को अस्वीकृत करता है तो विधेयक समाप्त हो जाता है और फिर वो अधिनियम नहीं बनता। तीसरा विकल्प यह है कि राज्य विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है राज्य की विधायिका को, लेकिन धन विधेयक के संबंध में वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि धन विधेयक
चाहे केंद्र के स्तर का हो चाहे राज्य के स्तर का हो, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधायिका को नहीं लौटाया जा सकता। ठीक है, तो अगर विधेयक धन विधेयक नहीं है तो फिर राज्य के विधेयक को राज्यपाल के पास एक विकल्प यह भी है कि वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है राज्य की विधायिका को। ठीक है, अब आज की क्लास के लिए जो सबसे प्रासंगिक बात है वो आएगी अब, यानी राज्यपाल के पास जो चौथा विकल्प है। चौथा विकल्प यह है कि राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के विचारणार्थ भेज सकता है, यानी रिजर्व कर सकता है राज्य के विधेयक को राज्यपाल कि उसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाए, यानी अब उस पर राष्ट्रपति ही निर्णय लेंगे। ठीक है, विकल्प 4 क्या है? राज्य के विधेयक के संबंध में राज्यपाल के पास यानी गवर्नर के पास कि वो राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचारण के लिए, राष्ट्रपति के विचारणार्थ राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि अगर राज्य का कोई विधेयक राज्यपाल के द्वारा आरक्षित होकर राष्ट्रपति के पास आ जाता है तो अब हम देखेंगे कि उस विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास क्या वीटो शक्ति प्राप्त है। ठीक है, अब देखते हैं राज्य विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प हैं। यानी बात हम कर रहे हैं राज्य के विधेयक की, जो राज्यपाल के द्वारा रिजर्व होकर आ गया है राष्ट्रपति के पास विचारणार्थ। ठीक है, तो अब देखते हैं कि राज्य के विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास क्या क्या विकल्प हैं। यानी कि राज्य के विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या है। विकल्प नंबर 1 तो यह है कि राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति जो है वो स्वीकृति दे सकता है। अगर राज्य के विधेयक को जो राज्यपाल के द्वारा आरक्षित करके राष्ट्रपति के पास भेजा गया है, अगर ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति अपनी मंजूरी दे देते हैं तो राज्य का वह विधेयक बन जाता है अधिनियम। ठीक है, क्लियर है। विकल्प 2 यह है कि राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति जो है अस्वीकृत कर सकते हैं, और अगर राष्ट्रपति राज्य के विधेयक को अस्वीकृत कर देते हैं तो वो विधेयक जो है समाप्त हो जाता है, फिर वो अधिनियम नहीं बनता। इसके अलावा क्या शक्ति है राष्ट्रपति के पास राज्य विधेयक के संदर्भ में कि वो राज्य विधेयक को लौटा सकता है। राज्य विधायिका के द्वारा विचारण के लिए। ठीक है बच्चों, राष्ट्रपति जो है राज्य विधेयक को लौटा सकता है राज्यपाल के माध्यम से राज्य की विधायिका को, अगर वो विधेयक धन विधेयक नहीं है तो। ठीक है, अगर राज्य का विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राष्ट्रपति के पास ये विकल्प है कि राज्य के उस विधेयक को राज्यपाल के माध्यम से राज्य की विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया जाए। ठीक है, अगर ऐसा होता है और राज्य की विधायिका जो है पुनः उस पर विचारण करती है, उसको पास करती है और फिर से भेज देती है राष्ट्रपति के पास, तो अब क्या पावर है राष्ट्रपति के पास कि अब भी राष्ट्रपति अगर चाहे तो उस विधेयक को अपनी मंजूरी नहीं देता। ठीक है, यानी राज्य का विधेयक है, राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास भेजा, राष्ट्रपति ने राज्यपाल को कहा कि वापस इसको भेजिए आप राज्य की विधायिका को। ठीक है, राज्य की विधायिका ने उसमें परिवर्तन किए या परिवर्तन नहीं किए और उसको दोबारा पारित करके फिर से भेज दिया राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति जो है बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति अब भी अगर चाहे तो इस विधेयक को अपने पास पड़ा रहने दे सकता है या तो इस विधेयक को रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, पुनः प्राप्ति अगर होती है राज्य के विधेयक की राष्ट्रपति को, तब भी वो सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। यानी राज्य की विधायिका के द्वारा राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को ओवरराइड नहीं किया जा सकता।
भारत की संसद जो है वो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को ओवरराइड कर सकती है, लेकिन राज्य की जो विधायिका है राज्य के विधेयक के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को ओवरराइड नहीं कर सकती। ठीक है बच्चों, तो ये तो हुए विकल्प राष्ट्रपति के पास। अब देख लेते हैं कि राज्य के विधेयक के संबंध में कौन कौन सी वीटो पावर प्राप्त है राष्ट्रपति को। विकल्प एक है कि राज्य विधेयक को स्वीकृति दे दे, तो ये तो वीटो नहीं हुआ। ठीक है, राज्य विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है, तो यहां पे एब्सोल्यूट वीटो हुआ, एब्सोल्यूट वीटो की पावर है। ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो पावर है। ठीक है, और यहां पर देखिए आप, राज्य की विधायिका ने पुनः उसको पारित किया और राष्ट्रपति के पास पुनः भेजा, उसके बाद भी राष्ट्रपति सहमति देने को बाध्य नहीं है, यानी यहां पर भी राष्ट्रपति के पास एब्सोल्यूट वीटो है, आत्यांतिक वीटो है राज्य के विधेयक के संदर्भ में। ठीक है, और इसके अलावा राष्ट्रपति के पास राज्य के विधेयक के संदर्भ में पॉकेट वीटो भी है, क्योंकि वो कितने भी समय अपनी टेबल पर या अपने ऑफिस में विधेयक को पड़े रहने दे सकता है। तो दो तरह की शक्ति है, भारत के राष्ट्रपति को दो तरह की वीटो पावर प्राप्त है राज्यों के विधेयकों के संदर्भ में। एक तो है एब्सोल्यूट वीटो यानी आत्यंतिक वीटो, और दूसरी है पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो। ठीक है बच्चों, केंद्र के विधेयक के संदर्भ में या कहें कि संसदीय विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास तीन वीटो शक्तियां हैं, तीन। एब्सोल्यूट वीटो यानी आत्यंतिक वीटो, सस्पेंसिव वीटो यानी निलंबनकारी वीटो, और पॉकेट वीटो। ठीक है, राज्य के विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास केवल दो वीटो पावर हैं, केवल दो वीटो शक्तियां हैं, एब्सोल्यूट वीटो यानी आत्यंतिक वीटो और पॉकेट वीटो। क्लियर है बच्चों? संसदीय विधेयक के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति के पास तीन वीटो पावर हैं, तीन वीटो पावर, और राज्य के विधेयक के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति के पास केवल दो वीटो पावर हैं, दो वीटो पावर। क्लियर है बच्चों ये बात आपको? एक बार फिर से मैं ये बात बोल देता हूं आपको। अगर बात केंद्रीय विधेयक की है यानी संसदीय विधेयक की, तो राष्ट्रपति के पास तीन वीटो शक्तियां हैं, यानी आत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, इसके अलावा निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। ठीक है, लेकिन अगर बात है राज्य के विधेयक की, राज्य के विधेयक की, तो उसके संदर्भ में राष्ट्रपति के पास दो वीटो शक्तियां हैं, यानी एक तो एब्सोल्यूट वीटो, आत्यंतिक वीटो, और एक जो है पॉकेट वीटो। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। राष्ट्रपति की शक्तियों को हमने देखा, राष्ट्रपति की वीटो पावर को भी हमने डिटेल में देखा, संसदीय अधिनियमों के संदर्भ में भी हमने राष्ट्रपति की वीटो पावर को देखा, और राज्यों के विधेयकों के संदर्भ में भी हमने राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को देखा। नेक्स्ट क्लास जो है वो मंडे को होगी, यानी कल सैटरडे को कक्षा नहीं होगी, संडे को भी कक्षा नहीं होगी। आपकी कक्षा जो है होगी मंडे को शाम को 8 बजे। ठीक है, उसमें हम राष्ट्रपति को ही आगे पढ़ेंगे, और राष्ट्रपति की अध्यादेश निकालने की शक्ति पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो होगी आपकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का राष्ट्रपति पार्ट 3। तो उसको जरूर अटेंड करना है सभी बच्चों को नियमित समय पर। और इस बीच में आपका अवकाश है कल सैटरडे और परसों जो है संडे,
तो आप लोग जो है दबाकर पढ़ाई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। जिन इलाकों में पानी न भरा हो वहां के निवासी जो है बारिश का आनंद भी लीजिएगा। चाय वगैरह पीना, पकोड़े वगैरह खाना बना के आराम करना, और क्लासेस जो है दोबारा भी देख लेना अगर टाइम मिल जाए, कोई डाउट हो तो, ठीक है। तो सभी बच्चों को नमस्कार मैं बोलूंगा, और मैं बोलूंगा आपसे कि आप जो है ऑफलाइन कमेंट जरूर किया करो। ऑफलाइन कमेंट जरूर करने हैं सभी बच्चों को। क्लास जैसे ही समाप्त हो जाएगी ऑफलाइन कमेंट जरूर करने हैं, ठीक है। मैं सभी बच्चों के कमेंट का वेट करता हूं और उनको पढ़ता हूं। इसी के साथ सभी बच्चों को नमस्कार।